स्टेप सेकंड में हमने टेबल बनाना सीखा था कि टेबल बना के हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लेते हैं कि सबसे अधिक एटम्स वाले कंपाउंड्स को पहले बैलेंस करना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो। सबसे अधिक एटम्स वाला एलिमेंट्स उसको हम लेते हैं, और इस रिएक्शन में सबसे अधिक एटम्स वाला एलिमेंट कौन सा है? Fe3O4। हम इसमें से O4 की जो नंबर्स हैं, एटम्स के नंबर, वो सबसे ज्यादा हैं, तो इसमें हम किसको लेते हैं? O को लेते हैं। O को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्शन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो राइट साइड में तो ऑक्सीजन के 4 हैं और लेफ्ट साइड में है 1। इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में तो 4 है Fe3O4, और रिएक्टेंट साइड में 1 है H2O। 1 है और यहाँ कितने हैं? 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब 4 इस एटम्स के नंबर्स और इस एटम्स के नंबर इक्वल हो गए, बैलेंस्ड हो गए। एटम्स की संख्या बराबर करने के लिए हम रिएक्शन में शामिल एलिमेंट्स तथा कंपाउंड्स के फॉर्मूला को नहीं बदल सकते। अब इसको हम 4H2O तो लिख सकते हैं, लेकिन 4H2O4 या H2O4 इस प्रकार से हम इसको नहीं लिख सकते। फॉर्मूला में कोई चेंजेज नहीं कर सकते। तो रिएक्शन हमें प्राप्त होगी बैलेंस्ड करने के बाद Fe प्लस 4H2O ब्रैकेट एरो का निशान Fe3O4 ब्रैकेट प्लस H2। यह इक्वेशन है जो आंशिक रूप से बैलेंस्ड हुई है, अभी पूरी बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अभी Fe एलिमेंट्स को बैलेंस्ड करना बाकी है। आंशिक रूप से बैलेंस। अब स्टेप 4 लेते हैं हम। स्टेप 4 में हम Fe व हाइड्रोजन एटम्स अब भी बैलेंस नहीं है, तो अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस्ड करते हैं। राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं और लेफ्ट साइड में कितने हैं हम देखेंगे। राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स हैं 4 और लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2। अब लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम्स को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ 4 तो है और H2 ये तो टोटल कितने हो गए? 8 है। यहाँ सिर्फ 2 ही है, तो बैलेंस्ड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो 8 है और यहाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो इक्वेशन में हम लिखेंगे अब Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। एलिमेंट्स को हम कोष्टक में लिख या बॉक्स में रखेंगे। अब बचा है सिर्फ Fe को बैलेंस्ड करेंगे। यह इक्वेशन भी क्या है? आंशिक रूप से बैलेंस्ड है। अब होगी स्टेप 5। स्टेप 5 में है तीसरा एलिमेंट Fe अनबैलेंस्ड है, जिसे बैलेंस्ड
करेंगे। Fe atoms reactant side and प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे कि Fe के कितने एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1। ये फॉर्मूला है, Fe ऐसे लिखा है तो 1 है। और प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है तो 3। रिएक्टेंट साइड में 3 करने के लिए हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 3 है तो अब क्या होगी, ये लोहे या Fe को बैलेंस्ड कर लिया। इक्वेशन क्या कैसे लिखेंगे हम? 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 4H2। ये इक्वेशन है जो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। इसमें भी हम देखेंगे जो रिएक्टेंट साइड है उसके एलिमेंट्स, उनके एटम्स के नंबर्स और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के नंबर वो सेम है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन की जांच के लिए हम इक्वेशन में दोनों ओर के एलिमेंट्स के एटम की संख्याओं का परिकलन करते हैं। तो देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी फेरस या आयरन के 3 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के देखते हैं तो इसमें रिएक्टेंट साइड में 8 एटम है, 4A और 2A, 4 2 जा 8। तो हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के इधर 4 हैं और इधर भी 4 है। तो इस प्रकार यह एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस मेथड को, जिस मेथड से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि कहते हैं क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का यूज करके इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का प्रयत्न करते हैं। अब स्टेप है 7th। स्टेप 7th में हम इन इक्वेशंस की जो एटम्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स, उनके भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं इनकी भौतिक अवस्थाएं। अब ये जो इक्वेशन है हमने बैलेंस्ड की है, इसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूलाज के साथ उनकी फिजिकल स्टेज या भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। कौन कौन सी होती है फिजिकल स्टेज? जैसे गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, एक्वस या जलीय विलयन, सॉलिड। इनके शॉर्ट क्या लिखते हैं हम? गैस को लिखते हैं हम जी से, लिक्विड को एल से, एक्वा को AQ से और सॉलिड को S से शो करते हैं। जब लिक्विड यानी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट जब जल में घोल के रूप में प्रेजेंट है तब हम उनको एक्वा या एक्वस AQ के रूप में लिखते हैं। अब ये इक्वेशन है, इसमें फेरस है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, H2 होता है वो गैस फॉर्म में होता है, Fe3O4 होता है वो सॉलिड फॉर्म में, 4H2 गैस फॉर्म में। यहाँ मैंने H2O को G लिखा है क्योंकि जो ये विलयन या H2O है वो भाप या वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ गैस की फॉर्म G लिखी है। वरना H2O जल होता है जो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है।
इसलिए सभी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं करते जब तक कि आवश्यक न हो। कभी कभी रिएक्शंस की कंडीशंस या परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक एक्सेट्रा को भी एरो के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर शो करते हैं कि उस रिएक्शन को एटमॉस्फेयर में करवाया गया है या इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। CO गैस फॉर्म में है +2H2, ये भी गैस फॉर्म में है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 340 एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, जो CH3OH लिक्विड में चेंज हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन है 6CO2। ये क्या है? एक्वा मतलब ये जल में घुली हुई होती है, +12H2O ये लिक्विड है। ये सूर्य के प्रकाश एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज एक्वा +6O2 +6H2O लिक्विड, ये हो गया गैस। ये बनाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 6 अणु और हाइड्रोजन ऑक्साइड के 12 अणु, जल के 12 अणु, ये सब मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण करते हैं। यह क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया है जो पेड़ पौधों में होती है। पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल है वह क्या बनाता है? भोजन बनाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले या रिएक्टेंट व उसके बाद या प्रोडक्ट प्रत्येक पदार्थों के एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।